लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे self published by author in 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। दृश्यांक 48 आम जनता द्वारा ऑनलाइन संविधान लागू होने के संबंध में याचिका दायर करना। राष्ट्रपति भवन में लगातार 4 घंटे से अफरा तफरी मची हुई थी। रॉ के डायरेक्टर वासु बोस की उपलब्धता भी वहां हो चुकी थी और उनके संरक्षण में अब तक कई तरह की टीमें भी बैठा दी गई थी जो इस मुद्दे पर काम कर रही थी। वातावरण काफी तंग हो चुका था। सभी समस्या के निराकरण में लगे हुए थे, जिसको जहाँ से कोई भी क्लू या गुत्थी मिलती लोग उसको सुलझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। यही नहीं, अब तक कई ऐसी भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो चुके थे जिन्होंने यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक अपना कदम जमा रखा था। उन्हें भी राष्ट्रपति के निर्देश पर काम करते हुए तकरीबन 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया था जिस पर वो कार्यवाही कर सकें। पूरे राष्ट्रपति भवन में तरह तरह की सुरक्षा नीतियों के विशेषज्ञों के साथ साथ देश के सबसे तेज तर्रार साइबर सेल्स और आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञों की जमात में से एक नवयुवक खुलकर आगे आते हुए जग्गाराम चंचल के पास जा पहुंचा, जो अभी अभी कुछ देर पहले ही उनसे मिलकर गया था। जग्गाराम चंचल की नजर उस पर पड़ती उससे पहले ही उसने राष्ट्रपति महोदय से कहा, श्रीमान, इस ईमेल के संदर्भ में जो मिस्टर डीन के नाम से की गई है, अब तक मिली जानकारियों के अनुसार उस ईमेल में हमें अनगिनत लिंक दिए गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल करने पर हमें पता चला कि इन वेबसाइटों पर लोग नए संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से कुछ साइटों पर नए संविधान के लागू होने के बारे में लोगों का विचार भी लिया जा रहा है। और यही नहीं, लोग इसे लागू करने के लिए अपनी अपनी याचिका भी दायर कर रहे हैं। अब तक इन सभी साइटों पर 66 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रैफिक हो चुका है। खास बात यह है कि जब हमने और भी गहराई में जांच की तो यह पता चला कि इस तरह की और भी हजारों साइट्स रन कर रही हैं, जो यूनिवर्सल डोमेन होने के साथ साथ अलग अलग कंट्री के डोमेन पर भी वहां के भारतीय मूल नागरिकों को इस विषय में अवगत कराया जा रहा है। हमें इन साइट्स को ब्लॉक करने में करीब करीब 60 घंटे लगेंगे और कुछ तो डिसेंट्रलाइज साइट्स हैं जिनसे निपटने में हमें महीनों लग सकते हैं और शायद उनसे निपट पाना संभव भी ना हो। हमारी ना जाने कितनी गवर्नमेंट साइट्स पर भी इस तरह का प्रचार दिखाया और किया जा रहा है। हम पर 80 कंट्री से साइबर अटैक किया जा रहा है। वो इतना कहकर जैसे ही शांत हुआ, तुरंत ही जग्गाराम चंचल ने उससे कहा, तुम्हारे अनुसार इन सबको रोकने का कोई तत्काल प्लान? उसने तुरंत कहा, हमें गूगल की सर्विस कम से कम 200 घंटों के लिए बंद करनी होगी। उसकी बातों को सुन रहे वहां मौजूद वासु बोस ने अपने तीखे शब्दों में कहा, क्या बक रहे हो बच्चे? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? यहाँ आजकल लोगों को बिना गूगल, यूट्यूब और व्हाट्सएप के नींद नहीं आती। सुबह अपने बेड से नीचे कदम तब रखते हैं जब तक वो अपने मोबाइल का व्हाट्सएप और फेसबुक चेक ना कर ले, और तुम उन्हें 200 घंटे तक इन सबको बंद करवाने की सलाह दे रहे हो। हाहाकार मच जाएगा। पूरे देश में कितने तो उद्योग ठप हो जाएंगे और हम लोगों को क्या जवाब देंगे? वासु बोस को सुनने के बाद आर्थर सिसोदिया ने उनसे कहा, तो आपके पास कोई और तरीका है इन सबको रोकने का? अगर कोई अतिरिक्त विकल्प हो आपके विचार में तो बताइए। उसे सबसे पहले मैं ही चुनूंगा। पहले अवगत तो कराओ। देखते ही देखते उन दोनों में आपस में ही कहा सुनी हो गई। तभी राष्ट्रपति जी के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से उन्हें कॉल आती दिखी। जैसे ही राष्ट्रपति जी ने फोन उठाया और हेलो मात्र ही कहा होगा कि दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं मिस्टर सॉन। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। बार बार किसी की याददाश्त पर जोर डालने की मेरी आदत नहीं। वैसे मैं एक बार फिर से बता ही देता हूँ कि हमारी बात 5 घंटे पहले हुई थी। नया संविधान, दंगे फसाद, कुछ याद आया आपको? मिस्टर सॉन कुछ पल को रुके और उन्हें जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि राष्ट्रपति जी को शायद कुछ याद आया हो, सॉन ने दोबारा उनसे कहा, मैंने सोचा कि इस मुलाकात का कुछ नजारा आप तक पेश किया जाए आपकी खिदमत में। वैसे आप लोगों ने
आपने मेरे बारे में क्या सोचा? आप लोग तैयार तो है ना मेरे फैसले में मेरा साथ देने के लिए? जग्गा राम चंचल ने मिस्टर शॉन को तुरंत जवाब में कहा, काम तो आपके ऐसे हैं कि जी करता है आपके खिलाफ फतवा जारी कर दूं। लेकिन जग्गा राम चंचल बोले ही जा रहे थे कि तभी बीच में उन्हें उनकी बात का जवाब देते हुए मिस्टर शॉन भी अकस्मात ही बोल पड़े, आप कहां कहां मेरे नाम का फतवा जारी करवाएंगे और देश के किस किस अदालत में? आप कितने नासमझ राष्ट्रपति जी हैं या फिर नासमझ बनने का बहाना करते हैं? आप शायद भूल गए हैं कि देश की पूरी जनता मेरे साथ है और अब इस देश की जनता खुद चाहती है कि देश में एक नया संविधान लागू हो। आज देश का हर एक नागरिक अपने विचारों को इस याचिका के जरिए दायर कर रहा है, फिर वो चाहे देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, देश की अदालत ही क्यों ना सही। नए संविधान के लागू होने की मांग को लेकर वैसे दोनों ही मायने में आप काम हमारा ही करेंगे। नहीं चंचल साहब, नहीं, इतनी बड़ी पब्लिसिटी मुझे नहीं चाहिए। खैर, अब बहुत हुई जुमलेबाजी, वापस काम पर लौटते हैं। हाँ, तो मैं आप सभी से यह कह रहा था कि आप सभी मुझे पब्लिसिटी न देकर बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा कि लागू होने वाले नए संविधान से संबंधित सभी दस्तावेजों पर आप सभी के हस्ताक्षर, और इसके बाद छोटा सा एक और काम, आप सभी का इस्तीफा भी मुझे चाहिए होगा। इसके बाद और क्या करना है वो मैं आपको खुद बता दूंगा। अब तो जग्गा राम चंचल भी मिस्टर शॉन की अतावत और शहंशाहगिरी पर उनकी हर एक बात का काट करते हुए बिना रुके ही भड़कते हुए बोले, चंद वेबसाइट्स पर तरह तरह की अफवाहें फैलाकर आपको क्या लगता है कि आप भारत का संविधान ही पलट देंगे? तू है कौन और तेरी औकात क्या है? मेरी नजर में तू सिर्फ एक देशद्रोही है, बस। जग्गा राम चंचल के इन वाक्यों ने मिस्टर शॉन को मजबूर कर दिया था उनके खिलाफ तीखा प्रहार करने को। राष्ट्रपति जी, आप हमारी शख्सियत ना पूछें, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप हमारी शख्सियत के बारे में जान गए तो आप तो क्या, पूरा भारतवर्ष थर्रा जाएगा। मैं यहाँ केवल एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और वो भी एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी भी तरह की कोई शहादत नहीं, कोई खून खराबा नहीं। फिर एक ऐसी लड़ाई जो एक आम इंसान के हक में हो, एक न्याय की लड़ाई जहाँ किसी को ताउम्र अदालत के चक्कर ना काटने पड़े, जहाँ एक मजबूर औरत को इंसाफ के लिए बेबस ना होना पड़े, जहाँ बेरोजगारी ना हो, जहाँ सत्ता का लोभ ना हो, जहाँ शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार हो, और जिस देश में तुम्हारे जैसे भ्रष्ट नेता ना हो। ऐसा देश जो सिर्फ और सिर्फ तरक्की करे। यह एक ऐसी लड़ाई है जो विचारों और कलम के दम पर लड़ी जा रही है। एक ऐसी लड़ाई जहां देश की आवाम ही खुद दोषी को सजा मुकर्रर करेगी। यह एक ऐसा संविधान होगा जहां कोई राजनेता नहीं होगा, जहां कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी, जहां किसी भी जुर्म के लिए देश की आवाम का फैसला सर्वोपरि होगा, जहां दोषी की सजा के लिए देश की जनता का विचार और मत सर्वोपरि होगा। मेरे एक इशारे पर पूरे देश में ऐसी आग फैलेगी जिसकी तपिश तुम शायद बर्दाश्त ना कर पाओ। तुम्हें जल्द ही सुनने में आएगा कि अलग अलग समुदाय के लोगों ने और प्रदेश स्तरीय आवाम ने अपने अपने राज्य के बंटवारे की मांग शुरू कर दी है। इतिहास फिर से स्वयं को दोहराएगा। कोई समुदाय खालिस्तान की मांग करेगा तो कोई चमारिस्तान की। लोगों की बढ़ती इस तादाद को तुम किसी भी हाल में रोक नहीं पाओगे। मैं आप सभी को कुछ और समय और देता हूँ, आप लोग खूब सोच समझ लीजिए, लेकिन अब मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा। अगर तुम्हें अपने आप पर गुमान ही है कि तुम मुझे पकड़ लोगे या ऐसा कुछ, तो मैं तुम्हें 12 घंटे की मोहलत और देता हूँ। पकड़ना तो दूर की बात है, अगर आप लोग मेरे आसपास से भी गुजर जाओ तो वो ही बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। चले हैं और बात करते हैं राष्ट्रवाद की। कभी जातिवाद और आरक्षण से हटकर कुछ सोचा भी है आप लोगों ने? इस 73 सालों में, इतने सालों में तुम्हें जातिवाद और आरक्षण की परिभाषा ही क्लियर नहीं हुई। खोखला कर दिया है पूरे देश को आरक्षण और जातिवाद के नाम पर। जातिवाद, धर्म, भ्रष्टाचार और आरक्षण पर आधारित यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ देश के पुरुषों में महिलाओं के प्रति पनपती हीन भावना, क्रूर सोच इस देश को धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसित कर रही है। दरअसल जैसे पाकिस्तान में जो राजनीतिक दल आतंकवाद के हित की बात नहीं करते, उनका सत्ता में आना मुमकिन ही नहीं, ठीक उसी तरह भारत में जो भी राजनीतिक दल आरक्षण, जातिवाद की राजनीति नहीं करते, उनका भी पनपना मुमकिन नहीं। इसके अलावा तुमने अपनी पीढ़ी को दिया ही क्या है इतने दिनों में? यही तो देखने को मिला पाकिस्तान और भारत के लोगों में। मैंने आपको पहले भी बताया है और अब फिर बता रहा हूँ कि इस संविधान को लिखने वाले 30 करोड़ लोग हाईली क्वालिफाइड लोग थे, जिसे 11 सालों में लिखा गया, और हमने इसको पूरा करने में पूरी दुनिया की राय ली है। यह अभेद्य है। अब मैं आपको तब तक फोन नहीं करूंगा जब तक मैं आपको भारत के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर यह कहते हुए
हुए ना सुन लो कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गई है। शॉन ने राष्ट्रपति जी के समक्ष अपनी वार्ता को पूर्ण करते ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उन दोनों की वार्ता को सुन रहे वहां मौजूद लोग अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए थे। कोई कुछ बोले इससे पहले ही वासु बोस ने कहा, 66 करोड़ का ट्रैफिक कम नहीं होता। अभी तक उसने हम पर सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही अटैक किया है। अब मैं श्योर हूँ इस बार वो हम पर न्यूज मीडिया के थ्रू अटैक करेगा। इसलिए देश के सारे न्यूज चैनल को सख्त हिदायत दे दो कि वो राष्ट्र विरोधी किसी भी न्यूज को कास्ट ना करें। और याद रहे उसने अब तक जो भी कहा है उसे पूरा किया है, तो वो यह भी जरूर करेगा। इसलिए हमें हाई अलर्ट सिटीज में कर्फ्यू लगा देना चाहिए और ऐसा जल्द से जल्द करना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस तरह की आशंकाएं कहाँ ज्यादा हो सकती हैं। इसके लिए हमें तत्पर तैयार रहना होगा। दूसरा विकल्प एक और भी है उस तक पहुंचने का, जिसके लिए हमें मीडिया वालों को खुला छोड़ना होगा ताकि मीडिया उस तक पहुंचे और हम मीडिया के जरिए उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सके। वासु बोस को सुनने के बाद वर्तमान भारतीय गवर्नर गणनायक तेवतिया ने कहा, मैं वासु बोस से सहमत हूँ। श्रोताओं से करबद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें। वह सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।